वेरी बिग जय हिंद टू ऑल ऑफ यू गाइस। आप सभी लोग जो मुझे इस समय अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, सभी का मैं डॉक्टर इमरान अहमद खान, डायरेक्टर एम एकेडमी और आपका जीएस का टीचर तहे दिल से स्वागत करता हूं। गाइस, आज हम अपने लास्ट वीडियो के सेकंड पार्ट में हैं, जो कि थोड़ा सा बोरिंग भी हो सकता है अगर हम इसे अपनी जाती जिंदगी से यानी अपनी खुद की लाइफ से जोड़कर समझकर नहीं पढ़ते हैं तो। और यही गलती आपसे और संभवतः हक तो नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी कहूंगा कि दूसरे टीचरों से भी हो जाती है। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा कि हमारी बॉडी में कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, उन ग्लैंड्स का क्लासिफिकेशन और उनसे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको बायोलॉजी पढ़ते समय पर यह ध्यान रखनी चाहिए कि यह बात एक सब्जेक्ट की नहीं हो रही है, बल्कि हमारे ही शरीर के बारे में हो रही है, जिसे एक सब्जेक्ट के रूप में हमें इंपॉर्टेंस देकर पढ़ाया जा रहा है। ओके, आज भी हम यही करेंगे कि जो भी चीजें हमें पढ़नी है उन्हें हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट एक्सप्लेनेशन आपको सामने दिख रहा है, अगला ग्लैंड्स का एक्सक्रीशंस का एक्सप्लेनेशन आपको इसके अगले पार्ट में, अगले पार्ट मतलब इसी वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, जहां पर आप एक एक करके सभी हार्मोन्स की कनेक्टिविटीज को अपनी बॉडी से जोड़कर ही समझेंगे। ठीक है, और इसके लिए आपको कुछ अलग से दिमाग नहीं लगाना है। एक्चुअली मैं कहूंगा कि आपको अलग से दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं जानते या कुछ ऐसा नया हो गया हो। ठीक है, अपनी इमेजिनेशंस को क्लियर रखिएगा, बेवजह का उस पर बर्डन मत डालिएगा। चलिए, तो हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि आप भी मेरी ही तरह इस पर अपनी मेहनत करेंगे। मैंने कर दी है और मैं कर रहा हूं, आपको करनी है और करती रहनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सारे के सारे ग्लैंड्स और उनके हार्मोन्स के बारे में पढ़ा। अब उनमें से जो जरूरी हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी एक्सप्लेनेशन डिटेलिंग को हम पढ़कर याद करने की कोशिश करेंगे, बहुत आराम से, बिना परेशान हुए। ठीक है, उसमें सबसे पहले दो ग्लैंड्स के बारे में मैं बात करने वाला हूं। एक है पिट्यूटरी, आपका वेल नोन नेम है, और दूसरा है पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, अब यहां पर थायराइड नहीं पढ़ना है। हमने पिछले बार पिट्यूटरी, फिर थायराइड, फिर पैराथायराइड में आए थे। नहीं, मैंने क्या किया है, एक लार्ज एक्सप्लेनेशन को लिया है और एक स्मॉल एक्सप्लेनेशन को लिया है। सो माइंड में अपने क्लियर रखिए, अभी सब भूल जाइए, केवल पिट्यूटरी हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा इसी ग्लैंड के बारे में पूछा जाता है। और पैराथायराइड का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो जो पूछा जाता है, के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द पिट्यूटरी। ठीक, सबसे पहले पिट्यूटरी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। क्यों कहते हैं? बहुत सिंपल है, आपको लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा फंक्शंस को गवर्न और इंपैक्ट डालती, मतलब प्रभावित करती है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ठीक है, और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बाकायदे पिट्यूटरी की पोजीशन भी बताई और एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में भी बताया। ठीक है, चलिए दूसरा, इसे हिंदी में पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार पीयूष का मतलब जहां तक अमृत ही होता है, और अमृत का मतलब यह होता है कि जिससे सारी चीजें अच्छी होती हैं, कभी कोई परेशानी नहीं आती। ऐसे ही अगर आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड एंटीरियर पोस्टीरियर बोथ अगर अच्छी चल रही होंगी, तो आपकी जिंदगी में भी कोई समस्या शारीरिक रूप से तो नहीं आएगी। ठीक है, चलिए, तो ये दो चीजें हो गई। इसका भार यदा कदा एग्जाम में आया 0.6 ग्राम। अक्सर कर एग्जाम में जो बच्चे गलती कर जाते हैं वो 6.0 ग्राम में कर जाते हैं। नहीं, ये 1 ग्राम से भी कम होती है, क्योंकि आप मटर के दाने के बराबर, मटर के दाने के जितनी ही होती, बहुत छोटी सी। ठीक है, सोचे कि मटर के दाने का वेट कितना होता होगा, उससे भी छोटी होती है। 0.6 यानी कि 0.6 ग्राम। डन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसे कंट्रोल कौन करता है? लास्ट स्ट्रक्चर आपने देखा था, साफ साफ दिख रहा था कि वो हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड थी। ठीक है, हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड थी, इसका मतलब कि हाइपोथैलेमस से ही इसका कंट्रोल होता है। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी सिक्रीशन सिक्रीट होने वाले हैं, यह हार्मोन जो सिक्रीट होने वाला है, उसको इनिशिएटिव या मैसेज या प्रभावित करेगा कौन? हाइपोथैलेमस। मतलब कि हाइपोथैलेमस, अगर मान लीजिए मैं हाइपोथैलेमस हूं और मेरे पास एक बंदा है काम करने के लिए, जो मेरे कहने पर सामान लोगों को देता है, तो जब कोई मैसेज मेरे पास पहुंचेगा तो मैं हाइपोथैलेमस हूं, मैं उस बंदे को बोलूंगा कि भाई तू ये सामान ग्राहक को दे, तो वो जो दे रहा है वो कौन है? वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, और मैं हाइपोथैलेमस। मतलब पिट्यूटरी के हार्मोन सिक्रीशन
कि जो मैसेजेस और जो कंट्रोल्स होते हैं वो कहां से होते हैं? हाइपोथैलेमस से होते हैं। मुझे इतना विश्वास है कि आप इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे, और अगर नहीं समझ रहे हैं तो उससे भी ज्यादा विश्वास है, मैं आपको यह कंफर्म कर देता हूं कि आपने लास्ट वीडियो अच्छे से देखा ही नहीं। ठीक है, अब अगर आप इस तरीके से चलेंगे कि एक वीडियो नहीं देखेंगे दूसरा देखेंगे या दोनों ही नहीं देखेंगे, तो फिर आप पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। अपनी आने वाली दुर्गम का मतलब होता है बदतर परिस्थितियों के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं, और अगर आप ऐसे नहीं हैं तो मुझे दिली खुशी होगी। ठीक है, तो ये था पिट्यूटरी ग्लैंड के कुछ फैक्ट्स, जनरल फैक्ट जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते। अब उनके हार्मोन्स में आते हैं। हार्मोन्स में आने पर मैं एंटीरियर और पोस्टीरियर नहीं करूंगा, क्योंकि एंटीरियर और पोस्टीरियर मैंने लास्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बता दिए हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहां पर आ जाते हैं इसके ग्लैंड्स के हार्मोन्स के बारे में। हमने सारे हार्मोन पढ़े थे, एसटीएच, टीएसएच, एसीटीएच, एफएसएच, एलएच, एलटीएच और एडीएच। ठीक है, अब अगर इनके फुल फॉर्म भी आपको अभी तक नहीं याद है तो फिर मैं आपको रिपीट करूंगा। यही तो गलती है आपकी कि पिछला पैर आपने उठा लेना है और अगला रखा ही नहीं। तो जब तक अगला रखना है तो पिछला आपको मजबूत करके आगे बढ़ाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अगले स्टेप के लिए आपको पिछला स्टेप कंप्लीट करना है, तब आप अगले की मजबूती में जाएंगे। अगर अभी भी आपको इनके फुल फॉर्म याद नहीं है तो वीडियो को यहीं रोक दीजिए और जाकर पहले फुल फॉर्म याद करिए। बार बार मेरे बताने से आपको यह लगेगा कि हमको तो याद है, नहीं, सच्चाई यह है कि आपको याद नहीं है, और अगर है तो लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, सबसे पहले हम एसटीएच की बात करते हैं, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, जो कि ग्रोथ हार्मोन कहलाता है, वृद्धि हार्मोन कहलाता है, ग्रोथ हार्मोन। जब मैंने बायो की शुरुआत के समय के वीडियोस में आपको पढ़ाया था क्या, मियोसिस एंड माइटोसिस, अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन, तो उस समय पर मैंने आपको बताया था कि सासे समसूत्री विभाजन सासे सोमैटिक सेल्स में होता है। सोमैटिक सेल जिन्हें हम कायिक कोशिका भी कहते हैं, जो शरीर को बनाती हैं। ठीक है, तो ग्रोथ किसकी होती है? शरीर को। तो सोमैटो आ गया वर्ड, मतलब ग्रोथ की बात हो रही है, तो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन को ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। अब इसमें जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, डीप पे नहीं घुसना, कि अगर यह हार्मोन शरीर में ज्यादा सिक्रीट होगा तो ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, और अगर कम, ये जो नीचे का निशान मतलब लो है, कम है, अगर कम सिक्रीट होगा तो ग्रोथ कम होगी। तो इंसान की शरीर की अवस्था अगर ज्यादा बड़ी हो जाए, अगर मैं अभी 6 फीट का हूं, मैं अगर आपको 7 फीट 8 फीट का दिखने लगूं तो आपको मैं अजीब लगने लगूंगा, और उसी अजीब को एक रोग का नाम दिया गया है, एक्रोमेगैली। मतलब एक तरीके से आपसे क्वेश्चन ऑप्शन में यह भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से, गौर से सुनिएगा मेरी बात को, क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन के हाइपर सिक्रीशन, हाइपर हाइपो होता है, तो हाइपर सिक्रीशन की वजह से एक्रोमेगैली यानी कि भीमकायत्व, भीमकाय का मतलब होता है बड़ा, विशाल, जरूरत से ज्यादा बड़ा, भीमकायत्व या एक्रोमेगैली नाम का रोग होता है। तो उसमें ऑप्शन में ये फॉर्म भी दिए जा सकते हैं, एसटीएच, टीएसएच, एसीटीएच या एफएसएच, या इनमें से कोई भी 4, या फिर आपको मोटा क्वेश्चन दे दिया जाएगा पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड और किसी एक और ग्लैंड के बारे में नाम देकर। तो पिट्यूटरी आ रहा है तो भी आपको यही, इसका आंसर पिट्यूटरी लगाना है। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक पिट्यूटरी दे, फिर एसीटीएच दे, फिर पैराथायराइड दे, फिर एडी, नहीं, ऐसा नहीं। या तो वो ये ऑप्शन देगा या फिर वो ये ऑप्शन देगा। तो पिट्यूटरी अगर ऑप्शन में है, ये तो रहेगा नहीं, तो भी आपको आंसर पिट्यूटरी ही लगाना है इनके लिए। और अगर ऑप्शन और ज्यादा क्लियर करके आपको पूछेगा तो फिर आपको सोमैटोट्रोपिक हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन लगाना ही है, एसटीएच। ठीक है, तो अगर ज्यादा सीक्रेट होगा तो इंसान का शरीर जरूरत से ज्यादा भीमकाय हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो एक्रोमेगैली, और अगर जितनी जरूरत थी उससे कम हुआ तो इंसान बौना रह जाएगा, ड्वार्फिज्म बौनेपन को कहते हैं। तो ग्रोथ ज्यादा हो गई तो एक्रोमेगैली यानी मेगा मतलब होता है बड़ा, और अगर कम रहेगी तो ड्वार्फ का मतलब होता है बौना, क्योंकि पूरे घर में सबसे छोटा क्या होता है? द्वार, आने जाने के लिए जो होता है द्वार छोटा होता है। बात समझ में आ गई? दीवारें ऊंची होती हैं, द्वार छोटा होता है, तो ड्वार्फिज्म कम के लिए है। एक्रोमेगैली यानी मेगा मतलब बड़ा। तो ये आपको एसटीएच के बारे में पता चल गया। डन, ठीक है, आगे चलते हैं। टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहां पर आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी, थायराइड ग्लैंड के अपने अलग काम है, लेकिन उन कामों को प्रभावित करने का काम भी पिट्यूटरी का टीएसएच कर रहा है। इसीलिए तो पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड बोला गया है। क्यों? क्योंकि साइंस ये कहता है कि शरीर के 90% से भी ज्यादा कामों में पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीट होने वाले सारे के सारे हार्मोन्स का रोल
होता है कहीं ना कहीं। इनकी गहराई में बिल्कुल नहीं घुसना है, जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लीजिए, उससे ज्यादा पढ़ने का मन करता है, वेल डन, जाइए और पढ़िए। लेकिन टीचर का काम आपका बेस मजबूत करना है, पढ़ाई से मना करना नहीं है। तो TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बेसिकली मेटाबॉलिज्म को इंपैक्ट करता है। आपने कई बार सुना होगा, देखिए कैसे रिलेट करके याद करना, मैंने बोला था आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें, आपके लाइफ से रिलेटेड है। आपने कई बार लोगों को देखा होगा कि अरे मैं मोटा होगा, क्यों? क्योंकि मेरा खान पान अच्छा नहीं है, उसे कंट्रोल करना है। तो खान पान जो आप खाते हैं, खाने से आपके शरीर में जो हजम नहीं होता वही तो फैट इकट्ठा हो जाता है। तो हजम नहीं होना मतलब आपका मेटाबॉलिज्म, जिसे उपापचय की प्रक्रिया कहा जाता है, वो गड़बड़ है। और मोटा होना सबसे बड़ा लक्षण होता है थायराइड का। आदमी बोलते हैं अरे तुम अचानक मोटे हो रहे हो, भाई थायराइड चेक कराओ अपना, ऐसा बोलते हैं ना। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मेन इंपैक्ट किस पर होता है? शरीर के मेटाबॉलिज्म पर। तो वही क्वेश्चन बन गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है? ये ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको TSH लगाना है। समझ गए? आगे चलते हैं। ACTH फुल फॉर्म पता है तो आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिको। तो जब एड्रेनोकॉर्टिको आ ही रहा है तो यानी एड्रेनल कॉर्टेक्स को ही, और जब भी एड्रेनल कॉर्टेक्स आ जाए आप समझ जाइए कि ये हमारे शरीर के जननांगों से, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से संबंधित मामला है। ठीक है, इसे आगे और हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो क्योंकि आगे एड्रेनल कॉर्टेक्स भी हमारे पास, उसको प्रभावित करता है ACTH भी। अब इसको यहीं छोड़िए, आगे चलते। FSH इंपॉर्टेंट है। अब आगे वाले FSH फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए स्टिमुलेटिंग यानी क्या कर रहे हैं? स्टिमुलेट करना, उत्तेजना प्रवर्तित करना। दिमाग से समझिएगा, दिमाग से बिल्कुल। फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये क्या करता है? मेल में स्पर्म, स्पर्म मतलब शुक्राणु, और फीमेल में एग्स, एग्स मतलब अंडे, ओवम। ठीक है, सो मेल में स्पर्म को, फीमेल में एग्स को क्रिएट करता है। ठीक है, क्योंकि अगर मेल में स्पर्म नहीं है, फीमेल में एग्स नहीं है, तो शिशु का जन्म हो ही नहीं सकता। ठीक है, मेल की तरफ से एग्स के लिए करोड़ों की संख्या में स्पर्म रिलीज किए जाते हैं, शुक्राणु, जिनमें से लास्ट में एक कोई शुक्राणु एग से जाके कनेक्ट होता है और उसे जीवन का प्रारंभ होता है, एक शिशु के जन्म का प्रारंभ होता है। एक सोमैटिक सेल बनना शुरू हो जाती है जो कि जर्म सेल से बनती है, क्योंकि ये क्या है? दोनों ये जर्म सेल्स हैं। जिसने समसूत्री और द्विसूत्री विभाजन यानी मियोसिस और माइटोसिस अच्छे से पढ़ा है ना, उसे समझ में आएगा। अब वही नहीं पढ़ा है तो ये कैसे आएगा? फिर आप कहेंगे ये कठिन है। ये कठिन नहीं है, आपने इसे कठिन बना दिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 करके 10 तक सीढ़ियां होंगी तो अच्छा है, लेकिन बीच की सीढ़ी अगर मैं कमजोर कर दूं तो आपका पैर फंस जाएगा, गिर पड़ेंगे, मुंह टूट जाएगा। समझ में आ गई बात? इशारा काफी समझदार के लिए। सिस्टमेटिक पढ़ते चलिए, वो चीज भले आपके समझ में नहीं आई, लेकिन अगर आप पढ़े हैं ना, यहां से कनेक्ट होगी, अपने आप पढ़ते खुलती चली जाती है। ठीक है, सो FSH फॉलिकल्स, फॉलिकल्स होते हैं यानी उसके पार्ट्स होते हैं स्पर्म और एग्स। स्टिमुलेटिंग, उनको स्टिमुलेट करता है हार्मोन, करने वाला हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेल में स्पर्म और फीमेल में एग्स। इतना तो आपको भी पता है। तो अब ये दोनों चीजों का प्रोडक्शन तो कौन कर रहा है? FSH के थ्रू। ठीक है, प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है FSH। लेकिन LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मेल के टेस्टोस्टेरोन और फीमेल के एस्ट्रोजन। भाई इन दोनों का वर्क होता है एक फीलिंग से, और वो फीलिंग क्रिएट करता है मेल में टेस्टोस्टेरोन जो टेस्टिस यानी वृषण के अंतर्गत बनता है, और फीमेल में एस्ट्रोजन। ये दोनों सेक्स हार्मोन्स कहलाते हैं, लिंग हार्मोन कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है? इन्हीं हार्मोन्स की वजह से एक मेल और फीमेल में जो फीलिंग्स होती है, जो उत्तेजना होती है, वो क्रिएट होती है, वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से, जिसके बाद फिर स्पर्म्स और एग्स की वर्किंग होती है और एक शिशु का जन्म होता है। आप हम सब इस दुनिया में इसी तरीके से आए हैं। बात समझ में आ गई? सिंपल तरीके से समझिए, सिंपल। ये चीजें अध्ययन है, आम समाज की बातचीत का टुकड़ा नहीं है। आप ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं, आप आम समाज से बेहतर हैं, तो अपनी सोच और अपनी पर्सनालिटी को भी जो लोकल लोग हैं उनसे बेहतर महसूस करिए, तो वो दिखेगी भी। बात समझ में आ गई ना? सो FSH मेल स्पर्म फीमेल एग, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल के एस्ट्रोजन यानी सेक्स हार्मोन्स को क्रिएट करता है, बनाता है। डन? ठीक है। LTH में आ जाते हैं, फीमेल में मिल्क प्रोडक्शन। इसे लैक्टिक हार्मोन भी कहते हैं। ल्यूटिक हार्मोन, लैक्टिक हार्मोन। लैक्टिक का कनेक्टिविटी मिल्क से ही होता है।
माताएं अपने शिशुओं को जो स्तनपान कराती हैं या दूध पिलाती हैं बच्चों को, वो छोटे बच्चों के लिए वो दूध आवश्यक होता है। कम से कम 6 माह माता के दूध पर ही डिपेंडेंट होता है वो छोटा बच्चा, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा होती हैं, बच्चे के स्वास्थ्य के लिए नितांत आवश्यक है। ठीक है, तो वो जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, मेमोरी ग्लैंड्स कहलाती हैं, वो मेमोरी ग्लैंड्स में एलटीएच होता है जो फीमेल में मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एडीएच, ठीक है, एंटी डाईयूरेटिक। एंटी डाईयूरेटिक ये ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, समझिएगा। तो यहां कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कस जाना। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कस जाना। अगर मान लीजिए ये एक बड़ा होल है, मैं इसे कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो उसका एरिया कम हो गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। रिलैक्स का मतलब होता है ऐसा, कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब कम होना। तो एंटी डायूरेटिक क्या करता है? ब्लड वेसल, ब्लड वेसल मतलब खून की नलियां, अब वो चाहे आर्टरी हो चाहे वेन हो, मतलब धमनी या शिरा कोई भी हो, खून की जो नलियां हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है। और कॉन्ट्रैक्ट करके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है, कॉन्ट्रैक्ट करके वो क्या करता है? बॉडी के ब्लड प्रेशर को, बीपी को मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को। क्योंकि क्या होगा, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, हार्ट और बेहतर काम करेगा, हार्ट और बेहतर काम करेगा तो ब्लड का फ्लो और बढ़ेगा। तो ऐसे करके क्या होगा, आपकी बॉडी में क्या आ जाएगा? एक रिफ्रेशमेंट आएगा, ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है जब। तो ठीक है, हां, जरूरत से ज्यादा नहीं, लेकिन ये मेंटेन करता है एडीएच। इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो मुझे लगता है कि पिट्यूटरी में अगर आपको कुछ और भी पढ़ना है तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प देंगी। सो दिस वाज अबाउट द पिट्यूटरी, एसटीएच, टीएसएच, एसीटीएच, एफएसएच, एलएच, एलटीएच एंड एडीएच। इन चीजों के साथ अपने आप को अगर आप जोड़ के चलेंगे ना तो ये आपके लिए पारिवारिक हो जाएंगी, मतलब फिर आपके लिए नया नहीं रहेगा। बात समझ में आ गई? चलिए अब इसके बाद अगला हम ग्रंथि यानी कि ग्लैंड लेते हैं, पैराथायराइड। पैराथायराइड, जिससे 2 प्रकार के हार्मोन हमने पढ़े। एक तो पहला हार्मोन पैराथायराइड हार्मोन ही कहलाता है और दूसरा कहलाता है कैल्सिटोनिन। अब देखिए, पैराथायराइड हार्मोन का काम कैल्सिटोनिन से आप याद रखिए कि यह पक्का कैल्शियम से ही जुड़ा होगा। और कैल्शियम बेसिकली हमारे बॉडी में कहां पर होगा? कॉमन सेंस है, ब्लड में होगा। आप कहेंगे सर वो तो बोन में होता है। भाई बोन में पहुंचता है, बोन के लिए जरूरी होता है, लेकिन वो पहुंचता कहां से है? ब्लड के थ्रू। आप डायरेक्ट अपनी हड्डियों में डाल रहे हो क्या चूना? नहीं ना, वो कहां जाके मिलता है? सारे पोषक तत्व तो पहले ब्लड में, और ब्लड से एब्जॉर्ब किए जाते हैं, तो मेन ब्लड है। सो कैल्सिटोन मतलब बात कैल्शियम की है। अब जैसे ही कैल्शियम की बात आएगी तो एक स्थिति वो होगी जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो, और एक स्थिति वो होगी जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो। सिंपल है चीजें, कम या ज्यादा का ही तो खेल होता है। क्यों? बैलेंस है अगर तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा होगा तो कुछ नया होगा, कम होगा तो कुछ नया होगा, और जो नया होगा उसी को तो पढ़ना पड़ता है। आप सोचिए कि अगर हमारे वर्तमान माननीय नरेंद्र मोदी जी अगर देश के प्रधानमंत्री हैं और वो अगले 100 साल तक अगर प्रधानमंत्री बने रहे तो आपको कभी प्रधानमंत्री कौन बनना पढ़ना पड़ेगा? नहीं, कोई नया बनता है तो पढ़ना पड़ता है, या जो है उसके साथ कुछ गलत हो जाए तो आपको पढ़ना पड़ता है। तो चीजों को आसान बनाइए कि पैराथायराइड है, उसका एक हार्मोन पैराथायराइड ही है, और एक हार्मोन है जो कैल्सिटोनिन है। कैल्सिटोनिन से हमने ये निकाल लिया कि ये कैल्सिटोनिन वाला जो हार्मोन है, ये पक्का ये दोनों हार्मोन कैल्शियम से रिलेटेड है। अब गौर से सुनिएगा, एक है कैल्शियम में, क्योंकि बॉडी में क्या होता है, चीजों की कमी ज्यादातर होती है। हमारे शरीर में चीजों की कमी बहुत कम होगा कि हमें किसी चीज की अधिकता मिलेगी। क्या मिलता है? कमी। तो पैराथायराइड का कॉमन हार्मोन नेम भी पैराथायराइड हार्मोन है, और कॉमन कंडीशन किसी चीज की कमी होना, और वो चीज क्या है? वो कैल्सिटोनिन से हमने कैल्शियम निकाल लिया है। तो इसका मतलब कि जब बॉडी में सिक्रीट्स इन लो ब्लड कैल्शियम, यानी जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम होती है तो उसको मेंटेन करने के लिए पैराथायराइड सिक्रीट होता है और उसे मेंटेन करता है। तो फिर बनी बात है कि कैल्सिटोनिन क्या होगा? सिक्रीट्स इन हाई ब्लड कैल्शियम, यानी हमारे बॉडी में जब ब्लड कैल्शियम बढ़ जाता है, कैल्शियम बढ़ जाता है, तो उसे मेंटेन करने के लिए कैल्सिटोनिन आता है। यानी कैल्शियम को टोकने के लिए इन होता है कैल्सिटोनिन। कैल्शियम को टोकने के लिए, तुम ज्यादा कर रहे हो, ऐसा टोकने वाली बात हो जाती है। तो नॉर्मली चीजों की कमी होती है, तो पैराथायराइड का नॉर्मल हार्मोन होगा पैराथायराइड। तो पैराथायराइड कब आएगा? जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम है। और कैल्सिटोनिन, कैल्शियम को टोकने आया अंदर, कौन? कैल्सिटोनिन सिक्रीट्स हाई, आप ज्यादा हो गए हो ब्लड में। गॉट इट? आसान है चीजें, अगली चीजें और फैक्ट्स और भी हैं, लेकिन आपके लिए आसान है। सो ये 2 हार्मोन हमने ग्लैंड्स के पढ़ लिए। अब इसके बाद हम अगले हिस्से में चलते हैं।
चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे वीडियो के दूसरे पार्ट को। हमने पहले पार्ट में क्या पढ़ लिया, पहले वाले में पिट्यूटरी देख लिया और पिट्यूटरी के बाद हमने पैराथायराइड देखा और अब हम थायराइड को दर्शन करने वाले हैं और एड्रेनल के बारे में। थोड़ा सा मैं कनेक्ट करूं पिछले वाले से, तो थायराइड तो खैर आप सभी को पता ही है, तो उसमें कुछ कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। एड्रेनल के बारे में हमने पढ़ा था कि एड्रेनल कॉर्टेक्स एक ग्लैंड होती है, एड्रेनल एक ग्लैंड होती है जिसके दो भाग होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेड्यूला। और ऐसा नहीं है कि यह चीज आपने केवल ग्लैंड्स वाले पार्ट में पढ़ी है। क्यों, मैं बता रहा हूं। मैंने आपको बताया था जब किडनी पढ़ा रहा था कि रीनल वर्ड लगेगा और आपको किडनी से चिपक जाना है। तो देखिए एडी को हटा दीजिए तो क्या निकल के आ रहा है, रीनल। यानी ये भाग किडनी के स्ट्रक्चर में भी हमने क्या पढ़ा था, मेड्यूला और कॉर्टेक्स, दो चीजें पढ़ी थी ना। तो कहीं ना कहीं ये उसी कनेक्टिविटी शो कर रहा है जो कि एग्जैक्टली कनेक्टेड भी है। सो एड्रेनल में हमारे पास दो पार्ट है, मेडुला और कॉर्टेक्स। ठीक है, जहां पर मेडुला से हार्मोन जो निकलते थे उनके बारे में भी जानकारी ली थी। कॉर्टेक्स से तीन अलग अलग प्रकार के हार्मोन निकलते थे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड और तीसरा था सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, ग्लूको, मिनरेलो, सेक्स हार्मोन। जब पिट्यूटरी में हम पढ़ रहे थे कि एसीटीएच, एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, तो वो किससे जुड़ा हुआ था, जनन प्रक्रिया, जनन अंगों से जुड़ा था। और मैंने कहा था कि वो आगे जाकर आप पढ़ेंगे तो वो यही है, इन्हें ही वो सपोर्ट करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, यहां पढ़ लिया मतलब वहां की कनेक्टिविटी भी आ गई, लेकिन मेन यही है, कॉर्टेक्स। ठीक है, चलिए तो पहले हम थायराइड से शुरू करते हैं, फिर यहां पर आएंगे। थायराइड में आप देखिए वही हमेशा मैंने आपको बताया ना कि या तो कमी होगी या अधिक होगा। क्यों, जो नॉर्मल है उसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलिए देखते हैं कि थायराइड की कमी से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग हो सकते हैं। ये एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत आता है। आप बिल्कुल सिंपल तरीके से याद रखिए, MCGH एक कनेक्टेड वर्ड बनता है MCGH का, इसे याद रखिएगा MCGH का। अब यहां पर C से क्या है, क्रिएटिनिज्म। क्रिएटिनिज्म जिसे हम हिंदी में कहते हैं जड़ मानवता, और इसका लक्षण होता है बच्चों में ग्रोथ ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, रुक जाती है। मंदबुच्चे जो बच्चे होते हैं उन्हें कहा जाता है क्रिएटिनिज्म, यानी उनके अंदर क्या हो गया, उनके अंदर मानवीय गुण जो भी थे वो क्या हो गए, जड़ हो गए, रुक गए, ग्रोथ रुक गई, उसे हम कहते हैं क्रिएटिनिज्म। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्रिएटिनिज्म, जड़ मानवता। ये किसकी कमी से हो रहा है, थायराइड के सिक्रीशन की कमी से हो रहा है हमारे बॉडी में। दूसरा है मिक्सोडेमा, ये यंग में होता है। मिक्सोडेमा किस में होता है, ये यंग बच्चों में होता है, जहां पर डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म होता है, यानी हमारे शरीर की उपापचय की प्रक्रिया, खाना हजम करने की प्रक्रिया जो होती है, उससे ऊर्जा ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसे हम कहते हैं मिक्सोडेमा। ये कमी से होता है थायराइड की। फिर एक चूंकि कमी को तो हम हाइपो ही बोलते हैं ना, हाइपर होता है ज्यादा, तो कमी को हम हाइपो बोलते हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म से क्या होता है, जनन प्रक्रिया प्रभावित होती है, यानी कि जो हमारे शरीर में रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, दोनों में प्रॉब्लम आती है, स्पेशली सिस्टम में। तो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से जनन प्रक्रिया यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इफेक्ट होता है नेगेटिवली। डन। एंड इसका लास्ट पार्ट जो कमी से है वो है गॉइटर, जिसे आप घेंगा नाम से जानते हैं, जो हमारे गले में होता है। ठीक है, थायराइड तो ग्लैंड ही गले में होती है। सो इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से घेंगा रोग होता है, और उसका कारण होता है शरीर में आयोडीन की कमी। कहा जाता है, दूरदर्शन में एक एड भी चलती थी कि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, तो अपने बच्चों को आयोडीन वाला नमक खिलाइए। ठीक है, तो आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी, थायराइड, आयोडीन की कमी से क्या होता है, गॉइटर। ये कमी वाले रोग है। सीजीएम, इसका आपने क्या बना लिया, MCGH एक कोड बना लिया। वो सिंपल वर्ड एक दो बार बोलेंगे याद रहेगा। सो ये पूरा किसके बारे में, थायराइड की कमी। अब इसकी अधिकता से क्या होता है, थायराइड की अधिकता, थायराइड की अधिकता से क्या होता है, टॉक्सिक गॉइटर। अब आप कहेंगे कि सर गॉइटर तो यहां भी था, इससे टॉक्सिक वर्ड का मतलब जो आपको ऐसे सिक्रीशन दे जो आपके लिए क्या हो जाए, जहरीले हो जाए। सो टॉक्सिक गॉइटर, इंक्रीज साइज ऑफ ग्लैंड। क्या हुआ, जो ग्लैंड थी वो इंक्रीज बढ़ जाता है, वो जिसे गलघोटू बोलते हैं। गलघोटू क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका साइज बढ़ने से गला दबता है अंदर की तरफ और बाहर की तरफ भी। ठीक है, तो अंदर की तरफ दबने से गला घुटने लगता है, तो उसे टॉक्सिक गॉइटर बोलते हैं। इंक्रीज साइज ऑफ ग्लैंड की वजह से होता है। मतलब कि शरीर में थायराइड अगर अधिक है तो अधिक होगा तो क्या होगा, साइज उसका बढ़ जाएगा और उसे टॉक्सिक गॉइटर या गलघोटू रोग कहा जाता है। अब अगर थायराइड बड़ा हो रहा है तो क्या होता है कि हर चीज क्या है, इंक्रीज हो रही है। दूसरा सिम्टम आता है एक्सोथैल्मिया। हजारों लाखों बार, शायद करोड़ों बार भी एग्जाम में पूछा जा चुका हो, एक्सोथैल्मिया।
इसे कैसे याद रखेंगे? थैले से एक्सो यानी बाहर, एग्जिट बाहर, एग्जिट बाहर, थैलो थैला मतलब थैलो, ठीक है। तो थैले से बाहर आ जाती है क्या? आई बॉल्स, इंक्रीज साइज ऑफ आई बॉल। अगर आप गौर से मेरे फेस की तरफ देखें तो मेरी जो आंखें हैं अभी अगर मैंने नॉर्मल की हुई हैं और अचानक मैं उनको ऐसा कर दूं तो ये क्या हुआ? एक्सोप्थेल्मिया। लेकिन ये जो मैंने करके दिखाई है बस एक प्रक्रिया है, ये तो सामान्य था, ठीक। एक्सोप्थेल्मिया में जो हमारी आई बॉल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा बाहर आ जाती हैं, बहुत ज्यादा बड़ी आंखें दिखती हैं, मतलब चेहरे में आपको वो बड़ी आंखें अलग से दिखती हैं। अगर आप इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो अभी के अभी वीडियो में जाकर आप अगर यूट्यूब में देखेंगे तो आपको साफ साफ दिख जाएगा कि एक्सोप्थेल्मिया का पेशेंट कितना ज्यादा यूनिक दिखता है। वैसे मैं कोशिश ये करूंगा, अगर मुझे याद रहा वीडियो बनाने के बाद, कि इस वीडियो के एंड में ये जो भी रोग आपको मैंने बताए होंगे पूरे, उनके सिम्टम वाला एक पिक्चर डाल दूंगा तो आप देख पाएंगे जितने हो पाएंगे, ठीक है। अगर याद रहा तो, नहीं रहा तो मुझसे पूछिएगा, मैं भेज दूंगा आपको। सो एक्सोप्थेल्मिया, एक्सो मतलब बाहर, थैलिया मतलब थैले से, तो आंखों के थैले से बाहर निकल आते हैं आई बॉल्स, ठीक है। ये एक्सोप्थेल्मिया के पेशेंट होते हैं। सो थायराइड की कमी से आपको क्रिएटिनिज्म, मैक्सोडेमा, हाइपोथायरायडिज्म एंड गॉइटर होता है, और थायराइड की अधिकता अगर शरीर में हो रही है तो टॉक्सिक गॉइटर और एक्सोप्थेल्मिया जैसे मेजर सिम्टम हमारी बॉडी में दिखते हैं। ओवरऑल श्वसन की गति को बढ़ाता है थायराइड। देखिए वैसे भी सिंपल है, थायराइड के जो पेशेंट होते हैं अगर वो मोटे हो गए तो उनको क्या, चलते फिरते हैं तो क्या हो जाता है? श्वसन की गति बढ़ जाती है। तो थायराइड सिम्टम क्या करते हैं? ओवरऑल श्वसन की गति को यानी रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाता है। डन, ठीक, ठीक है। थोड़ा सांस ले लीजिए और उसके बाद अब हम चलते हैं एड्रिनल, ठीक। इसे बड़ा इंटरेस्टिंग नाम दिया गया है, लड़ो उड़ो हार्मोन, और ये एग्जाम में भी लगातार पूछा जाता है। लड़ो उड़ो हार्मोन यानी कि फाइट फ्लाइट हार्मोन। ये क्यों बोलते हैं मैं आपको बताता हूं। उड़ो मतलब क्या होता है? किसी ऊंची जगह से आदमी उड़ता है या ऊंची जगह में डाल दिया जाए तो वो डरता है, ठीक। लड़ो जो निडर होता है, यानी निडर और डर, ये दोनों के सिम्टम का मिक्स वेंचर होता है एड्रिनल, जिसमें एक हिस्सा मेड्यूला और एक कॉर्टेक्स है। तो कॉर्टेक्स से मैंने बता दिया आपको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और सेक्स हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, जबकि मेड्यूला से वो पार्ट निकल कर आता है जिसकी वजह से इसे लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। कैसे, सुनिएगा। मैंने जब मेड्यूला पढ़ाया था तो आपको बताया था कि एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, जिसे एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन भी कहा जाता है, यही एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला, आपातकालीन हार्मोन भी इसे कहते हैं, युद्ध हार्मोन भी इसे कहते हैं, फ्लाइट हार्मोन भी इसे कहते हैं, ठीक है। यानी आपातकालीन यानी ऐसी स्थिति जब डर और भय पैदा हो रहा हो। देखिए लिखा हुआ है, क्रोध, भय और खतरे में एड्रेनालिन यानी एपिनेफ्रिन सिक्रीट होता है, डर, भय और खतरे के समय में, ठीक है। तो आपातकालीन हार्मोन, युद्ध, निडर, मैंने बोला था ना, निडर, लड़ो उड़ो, निडरता युद्ध में, ठीक है। फ्लाइट, उड़ते वक्त भी, कई लोगों को तो हवाई जहाज में उड़ने में भी डर होता है, ठीक है। तो आपातकालीन हार्मोन बोलेंगे तो आप कहेंगे एड्रिनल, या अगर डिवाइड करके दिया होगा तो आप मेड्यूला को बताएंगे। वैसे एड्रिनल ही आएगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। और युद्ध हार्मोन भी उसी को बोलते हैं, फ्लाइट हार्मोन भी, और मतलब इतना तो क्लियर हो गया। अब आप जरा लड़ने, भिड़ने, डरने और भय वाली स्थिति में क्या होगा वो सिम्टम निकाल लीजिए। देखिए बड़ा सिंपल है भाई, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, इंक्रीज हार्ट रेट, यानी कि एड्रिनल जो करता है, क्या करता है? हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। डर में हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। पुतलियां आंखों की फैल जाती है, आदमी एकदम आश्चर्य से देखने लगता है ना, पुतलियां फैल जाना। एक्सोप्थेल्मिया नहीं होता है, पुतलियां फैल जाती, जैसे हम कभी डर जाते हैं, आश्चर्य में किसी चीज को देखते हैं तो आंखें फैल जाती हैं, तो पुतलियों का, आंखों की पुतलियों का फैल जाना और पसीना बढ़ जाना। पसीना नॉर्मली भी आता है लेकिन ज्यादा पसीना निकलना। मतलब सीधी बात मैं कह दूं कि अगर आपको ये कह दिया जाए कि आपका 10th बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है बस 10 मिनट में, तो आपके जो हाल होंगे वो उस समय मेड्यूला आपको कंट्रोल करेगा, एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन का खेल चलेगा, एड्रिनल नॉर एड्रेनालिन का, यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स का, एड्रिनल का। समझ गए आप बात को? अब आपको ज्यादा रिलेट हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको मैंने बता दिया लास्ट लेकिन इंपॉर्टेंट, हार्ट बीट को पुनः प्रारंभ कर सकता है एपिनेफ्रिन। कई लोग ऐसे होते हैं, मैंने तो ये मूवी में भी देखा है, MI मिशन इम्पॉसिबल जो मूवी थी उसमें मैंने देखा था कि बंदे का जो हीरो था, जो वो हीरो के टॉम क्रूज हीरो थे, उसमें वो फ्लाइट में रहते हैं और उनकी हार्ट बीट एकदम से बंद हो जाती है, तो उनके सीने में एक इंजेक्शन घोंपा जाता है, अचानक उड़ जाते, हार्ट बीट चालू हो जाती है। तो वो इंजेक्शन का नाम क्या था? एपिनेफ्रिन इंजेक्शन था, वो एड्रेनालिन इंजेक्शन। एड्रेनालिन डोज दिए जाते हैं जब किसी के हार्ट बीट को रीस्टार्ट करना हो,
देखिए बढ़ाने कम करने की बात नहीं कर रहा है, रीस्टार्ट करने की बात कर रहा है। मतलब क्या हुआ, उसकी हार्ट बीट जस्ट मुर्दा, मतलब ऐसा नहीं कि 2-4-5 घंटे का मुर्दा है तुम उसको एड्रेनालिन लगाओ, नहीं, रिसेंटली अगर उसकी हार्ट बीट बंद हुई है उसी समय और तुरंत अगर उसे क्या दिया जाए, एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन का डोज दिया जाए, वो चेस्ट में डायरेक्ट हार्ट में दिया जाता है, सो क्या होगा, उसकी हार्ट बीट रीस्टार्ट हो सकती है, होगी ही होगी, ये जरूरी नहीं है। क्यों, कंबाइंड रिस्पॉन्स होता है ना बॉडी का, सारी चीजें एक जैसी मैच करनी चाहिए, लेकिन चांसेस होते हैं। सो दिस वाज अबाउट द एड्रिनल मेड्यूला से जो सिम्टम निकलेंगे, एड्रिनल के मेड्यूला से सिक्रीट होता है, ठीक है। और सेक्स हार्मोन्स के बारे में अगर हम बात करें तो सेक्स हार्मोन्स में हमें क्या मिलता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन एडल्टरिज्म, यानी हमारे शरीर में वयस्कता के जो भी सिम्टम होते हैं, स्पेशली हेयर ग्रोथ, वो क्या होता है, वो सेक्स हार्मोन्स के कारण होता है जो एड्रिनल से निकलता है। अब अगर बात करें लो सिक्रीशन की, तो लो सिक्रीशन में एडिसन्स डिजीज होती है। क्या होती है, एडिसन्स डिजीज, इसकी डिटेल बनी जाएगी, आप केवल इतना जान रखिए, एडिसन्स, गौर से सुनिए, ए डी से शुरू होता है एड्रेनल, और उसी के लो सिक्रीशन से होने वाला डिजीज का नाम है, ए डी से ही शुरू होता है, एडिसन्स डिजीज। बात समझ में आ गई आपको? सो एड्रेनल से निकलने वाले हार्मोन के लो सिक्रीशन से एडिसन्स डिजीज होता है, और नॉर्मल जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स सिम्टम्स के लिए, यानी कि ह्यूमन एडल्टरिज्म वाले सिम्टम्स के लिए, स्पेशली हेयर ग्रोथ के लिए। आप अगर ये पूछेंगे कि सर इसके हाई सिक्रीशन से, तो हाई सिक्रीशन से इतना ही होगा कि आपके शरीर में जो टेस्टोस्टेरोन है या फीमेल्स में जो एस्ट्रोजन है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है कि हेयर ग्रोथ भी ज्यादा हो सकती है शरीर में। तो आपको कुछ नहीं, सिंपली इसको समझना है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन एडल्टरिज्म। दिक्कत आती है तब जबकि वो लो होता है, जिसके कारण एडिसन्स डिजीज होता है। याद रखिए ये एडिसन्स डिजीज बहुत सारे डिजीजेस से सिमिलर वर्ड है, तो इसे कनेक्ट करिए, एडी से एड्रिनल है और एडी से एडिसन्स डिजीज भी है, ठीक। तो हमने क्लियर कर लिया कि थायराइड हार्मोन में कमी और अधिकता से क्या होता है, एड्रिनल में मेडुलर कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन में क्या सिम्टम मिलते हैं और उन्हें स्पेशली किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा। सो ये हो गए। अब इसके बाद एक और हार्मोन बचा हुआ है, सॉरी ग्लैंड बची हुई है, जिसके संबंधित क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उसके लिए अगला पड़ाव हमने निश्चित किया जो कि आखिरी होगा और मुश्किल से ज्यादा 5 मिनट का होगा, और वो ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड। Last but not the least, there it is the thymus gland as I told you earlier. Okay, यहां आपको सिंपल से कुछ फैक्ट्स है जो एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे गए हैं, उनमें से कुछ को मैं आपको बता रहा हूं। थाइमस ग्लैंड, थाइमस कहां होती है याद रखिएगा, थोरेसिक कैविटी में बिहाइंड स्टर्नम। अब अगर आपने बायोलॉजी में जो स्केलेटन वाला पोर्शन था, हमने वीडियो बनाए थे, उसके फर्स्ट वीडियो को अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, उसके नोट्स बनाए होंगे, इमीडिएटली आप उसको समझ जाएंगे। क्यों? सबसे पहले तो थोरेसिक कैविटी आपको पता है कि स्पाइनल से जब शुरू होगी तो ये चेस्ट वाला रीजन थोरेसिक रीजन कहलाता है, और बिहाइंड स्टर्नम यानी स्टर्नम बीच में होता है जहां रिब्स आके जुड़ती हैं। अब वो ही नहीं पढ़ा तो कैसे आगे बढ़ा, तो कोई जरूरत ही नहीं, जिसने पढ़ा उसके लिए थोरेसिक कैविटी के स्टर्नम में बिहाइंड पीछे की तरफ होती है जो है थाइमस ग्लैंड, ठीक है। संभवतः आपको स्ट्रक्चर भी शायद उसमें दिख रहा हो, अगर मुझे आगे याद रह गया तो। चलिए दूसरा, हैसल सेल्स होती हैं। हैसल सेल, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि हैसल सेल्स निम्नलिखित में से किस एक बॉडी पार्ट में पाई जाती हैं, तो ये थाइमस ग्लैंड में होती हैं जो हैसल सेल्स उससे कनेक्टेड होती हैं। हैसल सेल्स को कैसे जोड़ना है याद रखिएगा, थाइमस कहां होता है, चेस्ट में, जहां पर आपको हेजिटेशन फील होता है तो डर फील होता है ना, हार्ट भी वही होता है, तो आपको जब डर फील होता है तो चेस्ट में भारीपन लगता है, तो हेजिटेशन, ये हेजिटेशन थाइमस स्टर्नम के पीछे, तो यही होगा ना, ठीक है। सो हैसल सेल्स भी कहां है, थाइमस से ही कनेक्टेड है। 2 वर्ष की उम्र तक बढ़ती है, यानी बच्चों के, यानी आपके जन्म लेने के बाद ये 2 वर्ष की उम्र तक ग्रोथ करती है, उसके बाद फिर सिकुड़ने लगती है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, सिकुड़ना शुरू कर देती है, और एडल्ट में ये एक धागे नुमा संरचना जैसी ही रह जाती है हमारे शरीर में, एक धागे के जैसी, इतनी पतली सिकुड़ जाती है, ठीक है। आगे थाइमोसिन, भाई थाइमस ग्लैंड है तो उससे कौन सा हार्मोन निकलेगा, थाइमोसिन निकलेगा, सिंपल, ठीक है। फिर ये इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करता है, थाइमोसिन क्या करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करता है, स्ट्रांग करता है। अब अगला फैक्ट है टी सेल्स बनाती हैं। अब ये टी सेल्स, वही बात कि अगर आपने ब्लड पोर्शन अच्छे से नहीं पढ़ा, मैंने ब्लड में आपको बताया था कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा होता है, जिसमें से डब्ल्यूबीसी 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें से एक होती है लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स डब्ल्यूबीसी को ही बोलते हैं, और लिम्फोसाइट 3 अलग अलग प्रकार की सेल्स बनाती हैं, टी सेल, बी सेल और एनके सेल।
तो टी सेल जो होती हैं वो थाइमस सेल्स होती हैं, ठीक है। बी सेल होती हैं वो बोन मैरो सेल्स होती हैं, और एनके सेल्स होती हैं वो नेचुरली किलर सेल्स होती हैं। यानी डब्ल्यूबीसी का काम ही यही है, क्या करना, शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को बनाना। तो अब अगर आपने वो पार्ट अच्छे से पढ़ा था तो थाइमस ग्लैंड से निकलने वाली टी सेल्स के बारे में आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अभी भी आपको सचेत कर रहा हूं कि अगर आपके पढ़ने का तरीका ऊबड़ खाबड़ है, ऊपर नीचे जिग जैग में है, तो आप कभी भी चीजें अच्छे से पढ़ ही नहीं पाएंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि आपके पास बुद्धि नहीं है, इसका मतलब यह है कि आपके पास विवेक नहीं है, धैर्य नहीं है कि हम सिस्टम से चलें, ना कि इधर और उधर उहापोह में परेशान हो। जैसे कि आज का जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया है तो उसके नोट्स बेहतर तरीके से बनाइए। मैंने अभी जो इसके पहले आपसे नोट्स मांगे थे वो नोट्स मैंने देखे थे, सॉरी टू से, माफ करिएगा मुझे, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने फॉर्मेलिटी पूरी की है कि सर ने मांगा है तो जल्दी से दे दो, या फिर बेवजह तरीके से बनाया। आप मेरे नोट्स को देखिए जो मैं आपको बना के पढ़ाता हूं, और आपको एक कॉपी में एक पेन लेकर अच्छा सा बनाना था, वो तक नहीं बना पाए आप। तो जब आप इतनी ही मेहनत नहीं कर सकते तो आप अपने जीवन में अपने आप से क्या उम्मीद रखते हैं। याद रखिए, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं आपने से जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत नोट्स बनाए हैं, और ये गारंटीड मैंने देखा है कि उनके नंबर और उनका रिस्पांस सबसे अच्छा होता है। तो जो अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखाएगा, तो याद रखिए रिजल्ट उसे इंटरेस्ट समेत वापस मिलेगा। सो क्रिएट योर इंटरेस्ट। ये गलती नहीं है आपकी, ये कमी है आपकी। इस कमी को पूरा करिए, गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी। आज का जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया है उस टॉपिक के नोट्स बनाइए, कहीं जरूरत होती तो क्वेश्चन पूछिए। आज के टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम बायोलॉजी को आपकी और स्ट्रॉन्ग करने के लिए फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर लवली फैमिली, एंड टेक केयर ऑफ इंपॉर्टेंट प्रेशियस करियर। थैंक यू सो मच अगेन। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।